Strategy Files, uncovering the truth in this dark world, a very, very dark world. तो चलिए शुरू करते हैं। जब पिछले साल मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी तो पूरी दुनिया साफ साफ दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी थे तो दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे देश। लेकिन इन सब के बीच दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने एक तरह से चुप्पी साध ली। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये चुप्पी किसी कमजोरी की निशानी है या फिर ये भारत की एक बहुत ही सोची समझी, एक बहुत ही गहरी रणनीतिक चाल है। चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि वो असली वजह क्या है जो भारत को इस मुश्किल मुद्दे पर एक न्यूट्रल स्टैंड लेने पर मजबूर करती हैं। देखिए, एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई साइड ले रहा हो, वहां भारत का चुप रहना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। लेकिन एक बात साफ है, ये कोई मामूली चुप्पी नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और नपातुला फैसला है जिसके पीछे हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिक्स जुड़ी हुई है। आइए इन वजहों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी वजह है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिकी है, खासकर जब बात मिडिल ईस्ट की आती है। यहाँ भारत एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहाँ उसके दोनों तरफ दो बहुत जरूरी लेकिन एक दूसरे के विरोधी देश हैं। ये भारत के मुश्किल को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, एक तरफ है इजराइल जो भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी में हमारा बहुत गहरा पार्टनर है। और वहीं दूसरी तरफ है ईरान जो एनर्जी के लिए, ट्रेड रूट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, ईरान ही वो रास्ता है जिससे हम पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकते हैं। तो एक तरफ हमारी रक्षा है तो दूसरी तरफ हमारी रणनीति। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2.4 अरब डॉलर। ये वो कीमत है जो भारत ने सिर्फ एक साल 2022-23 में इजराइल को हथियारों के लिए चुकाई। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है दोस्तों। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच डिफेंस का रिश्ता कितना गहरा है। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी की ज़रूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात उस टेक्नोलॉजी की है जो हमें इजराइल से मिलती है, जैसे कि बराक मिसाइल सिस्टम, हमारी सीमाओं पर नजर रखने वाले हेरॉन ड्रोन्स, स्पाइक एंटी टैंक मिसाइलें और दुश्मन के रेडार को तबाह करने वाले हारूप कामिकाजे ड्रोन्स। ये सब टेक्नोलॉजी आज भारत की मॉडर्न मिलिट्री की रीढ़ की हड्डी बन चुकी हैं। अब जरा सोचिए, अगर भारत इजराइल के खिलाफ खुलकर कुछ बोलता है तो क्या इन सब जरूरी चीजों की सप्लाई पर असर नहीं पड़ेगा? अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं जो इस कहानी को और भी पेचीदा बना देता है। चाबहार पोर्ट। ईरान में बना ये पोर्ट सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं है, ये पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का भारत का इकलौता जरिया है। भारत ने इसमें $500 मिलियन लगाए हैं। ये एक जियो स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। अगर भारत ईरान के खिलाफ जाता है तो इस पूरे प्रोजेक्ट का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बात सिर्फ मिलिट्री और स्ट्रैटेजी तक ही सीमित नहीं है। भारत के न्यूट्रल रहने के पीछे कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल, आर्थिक और मानवीय वजह भी हैं। ये वो वजह हैं जिनका सीधा असर देश के 140 करोड़ लोगों की जिंदगी पे पड़ता है। किसी भी देश के लिए एनर्जी सिक्योरिटी सबसे जरूरी चीजों में से एक है। और ये चार्ट बिल्कुल साफ दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल पर कितनी ज्यादा निर्भर है। इराक, सऊदी अरब, यूएई, ये सब हमारे टॉप ऑयल सप्लायर्स हैं। इस इलाके में जरा सी भी गड़बड़ी का मतलब है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर सीधा खतरा। और ये खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का करीब 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। अगर जंग बढ़ी और ये जरूरी समुद्री रास्ता बंद हो गया तो भारत में तेल की कीमतें रातों रात आसमान छू सकती हैं। इससे एक भयानक एनर्जी संकट आ सकता है और अर्थव्यवस्था पटरी से उतर सकती है। इसीलिए इस इलाके में शांति बनाए रखना भारत के हित में है। अब एक और चौंकाने वाले आंकड़े पर नजर डालते हैं। 8.9 मिलियन यानी करीब 89 लाख। ये उन भारतीयों की संख्या है जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा भारत सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। जरा सोचिए, अगर वहाँ कोई बड़ा संघर्ष छिड़ जाता है तो इन लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है।
और ये सिर्फ उनकी सुरक्षा का सवाल नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी से भी जुड़ा है। यही भारतीय हर साल 100 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसा भारत भेजते हैं, जो हमारी जीडीपी का लगभग 3% है। विदेशों में बसे भारतीयों का ये आर्थिक योगदान इतना बड़ा है कि उनकी भलाई का ध्यान रखना हमारी विदेश नीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन जाता है। तो इन सभी मुश्किलों को देखते हुए, इतने सारे फैक्टर्स के बीच भारत आखिर कौन सा रास्ता चुनता है? इसका जवाब एक ऐसे सिद्धांत में छिपा है जिसने दशकों से भारत के विदेशी रिश्तों की नींव रखी है। और वो सिद्धांत है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्तता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत किसी एक कैंप या गुट का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि अपने विदेश नीति के फैसले पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों को देख कर लेगा। ये सोच गुट निरपेक्ष आंदोलन के जमाने से चली आ रही है, और यही सोच भारत को ये आज़ादी देती है कि वो किसी एक तरफ बंधे बिना सभी के साथ अपने रिश्ते कायम रख सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और मुश्किल नैतिक सवाल भी खड़ा होता है कि जब आम नागरिक मारे जा रहे हों, जब एक मानवीय संकट दुनिया के सामने हो, तो क्या ऐसे में न्यूट्रल रहना नैतिक रूप से गलत नहीं है? ये जियोपॉलिटिक्स की मजबूरियों और नैतिक जिम्मेदारी के बीच की एक बहुत पुरानी बहस है। तो क्या भारत का ये कदम एक सोची समझी चाल थी या फिर एक नैतिक चूक? चलिए इस पर और करीब से नज़र डालते हैं कि भारत ने असल में किया क्या, क्योंकि चुप रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि भारत ने कुछ किया ही नहीं। किसी एक का पक्ष लेने के बजाय भारत ने एक बीच का रास्ता अपनाया। उसने यूएन में मानवीय युद्ध विराम के पक्ष में वोट दिया, गाजा के लिए 70 टन मानवीय सहायता भेजी और आधिकारिक तौर पर यह भी कहा कि आम नागरिकों की मौत किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जा सकती। लेकिन उसने ना तो इजराइल की निंदा की और ना ही ईरान की। इसे आप कैलकुलेटेड एम्बिग्विटी कह सकते हैं, यानी एक ऐसी नीति जिसमें मदद तो की जाए लेकिन किसी पर दोष ना लगाया जाए। और इस पूरी कूटनीति का नतीजा वो वाकई कमाल का है, जैसा कि ये टेबल दिखाती है। आज की तारीख में इजराइल, ईरान, अरब देश, अमेरिका और रूस, इन सभी बड़े प्लेयर्स के साथ भारत के रिश्ते अच्छे बने हुए हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे पे दबाव डाल रहा है कि हमारी साइड लो, वहां ये बैलेंस बनाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि भारत का ये रास्ता कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। ये अपने राष्ट्रीय हितों को बचाने के लिए लिया गया एक मल्टी लेयर्ड, एक बहुत ही गहरा रणनीतिक फैसला है। ये एक मुश्किल रास्ता है, लेकिन ये एक सोचा समझा रास्ता है जिसमें देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सबसे जरूरी देश के लोगों को सबसे ऊपर रखा गया है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जियोपॉलिटिक्स और नैतिकता की इस टक्कर में 140 करोड़ लोगों के देश के लिए सही रास्ता आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और ये हमें उन मुश्किल फैसलों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो देशों को अक्सर अपने भविष्य और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए लेने पड़ते हैं।